नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ बिना मायका। बहू ये बिना बताए कहाँ चली, वो भी इतनी सज धज कर। उमा देवी ने हैरानी से पूछा तो सुमन मुस्कुराती हुई बोली, वो क्या है ना मम्मी जी, 3 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है, इसीलिए मैं अपने भाइयों को राखी बांधने मायके जा रही हूँ। यह सुनते ही सास उमा जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन बहू, न तो तेरे किसी भाई का फोन आया और न ही किसी ने तुझे बुलाने की बात की। बेटी, बिना बुलाए मायके नहीं जाया जाता। रिश्ते प्यार से निभते हैं, जबरदस्ती से नहीं। माँ बाप के रहते मायका अपना होता है, लेकिन उनके जाने के बाद हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तू प्यार लेकर जाए और बदले में अपमान लेकर लौटे। क्या दादी, आप हर बात में टोका टाकी क्यों करती हैं? सुमन की बेटी नीलू मासूमियत से बोली, आप मम्मी को नानी के घर भी नहीं जाने देती। आखिर उन्हें अपने भाई बहनों से मिलने का मन नहीं करता क्या? और मुझे भी नानी के घर जाना है दादी, जाना है नानी के घर। नीलू की बात सुनकर उमा देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, मेरी लाडो, किसने रोका है तुम्हारी माँ को? मैं क्यों रोकूंगी? बेटी का मायका तो उसकी सासों में बसता है, लेकिन बात सिर्फ जाने की नहीं, सम्मान की भी होती है। अब वो नानी का घर नहीं, बल्कि मामा मामी का घर बन चुका था। और मामा मामी का स्वभाव कैसा है, यह बात उमा जी से बेहतर भला कौन जानता था। इसीलिए तो वह बार बार सुमन को मायके जाने से रोक रही थी। उन्हें डर था कि जिस आंगन में कभी सुमन बनकर रानी बनकर पली बढ़ी थी, कहीं उसी आंगन में आज उसे मेहमान होने का एहसास न करा दिया जाए। उमा जी मन ही मन सोच रही थी, माँ के रहते बेटी बिना बताए भी मायके पहुंच जाए तो माँ उसकी पसंद का खाना बनाकर इंतजार करती है, लेकिन माँ के जाने के बाद वही घर पराया लगने लगता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू अपने भाई भाभीयों से मिलने जाए और वहां से अपमान के आंसू लेकर लौटे। सुमन गुस्से में तमतमाते बोली, मम्मी जी, साफ साफ कह दीजिए ना कि आपकी बेटी रक्षाबंधन पर आ रही है, इसीलिए आप नहीं चाहती कि मैं अपने मायके जाऊं। आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मुझे भी अपने भाई से मिलने का हक है। मैं आपकी बेटी की हमेशा सेवा करती रहूं? सुमन की बात सुनकर उमा देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने तेज से कहा, बस बहू बस, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं तुम्हें रोक नहीं रही, तुम्हें टूटने से बचा रही हूँ। मेरी बेटी आती है तो वह मेरे बुलावे पर नहीं, अपने हक से आती है, क्योंकि उसकी माँ अभी जिंदा है। लेकिन तुम्हारे मायके में अब तुम्हारी माँ नहीं है, वहाँ अब तुम्हारे भाई भाभीियों का राज है। मैं सास जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले एक माँ हूँ, और माँ कभी अपनी बेटी को आग में ढकेलती नहीं, आग से बचाती है। आज मेरी बात बुरी लग रही है ना तुम्हें? याद रखना, जिस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, उस दिन सबसे पहले इन्हीं बातों का मतलब समझ में आएगा। लेकिन सुमन ने उमा देवी की एक भी बात नहीं सुनी। वह गुस्से में अलमारी खोलकर जल्दी जल्दी कपड़े पैक करने लगी। उमा देवी चुपचाप कमरे में आई। उनके हाथ में कुछ पैसे थे। उन्होंने सुमन के हाथ पर पैसे रखते हुए कहा, बहू, मायके जा रही हो, ये कुछ पैसे रख लो। नीलू अभी बच्ची है, नानी के घर में कुछ खाने पीने की जिद करेगी तो दिला देना, और अगर तुम्हारा भी कुछ लेने का मन हो तो बिना संकोच के ले लेना। सुमन ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया और ताने भरे स्वर में बोली, मम्मी जी, आप क्या समझती हैं मेरी बच्ची वहां भूखी रहेगी? मेरे भाई भाभी इतने भी गए गुजरे नहीं कि अपनी बहन और भांजी को 2 वक्त की रोटी न खिला सके। अपने पैसे अपने पास रखिए। बहू, माँ के रहते बेटी बिना पूछे रसोई खोल लेती है, लेकिन माँ के जाने के बाद वही बेटी पानी पीने से पहले भी 10 बार सोचती है। इतना कहकर उमा देवी ने जबरन पैसे नीलू के बैग में रख दिए और मुस्कुराकर बोली, बहू,
मेरी भी एक बेटी है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि माँ के रहते बेटी अगर खाली हाथ भी मायके चली आए तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती, क्योंकि वहाँ माँ का राज होता है और माँ अपनी बेटी की कमी दुनिया से छुपा लेती है। लेकिन अब वहाँ तेरी माँ नहीं, तेरे भैया भाभी का राज है। इसलिए बेटी, जाते समय उनके बच्चों के लिए कपड़े, मिठाई, फल और घर के लिए कुछ सामान ज़रूर लेकर जाना, ताकि किसी को उँगली उठाने का मौका न मिले। सुमन बैग उठाकर मायके चली गई। रास्ते में सुमन ने अपने दोनों भाइयों के लिए 2 सुंदर राखियाँ खरीदी। साथ ही बच्चों के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और फल भी ले लिए। मन ही मन वह खुश थी कि इतने दिनों बाद रक्षाबंधन अपने मायके में मनाएगी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, बड़ी भाभी कविता और छोटी भाभी बबीता अपने-अपने कमरों में आराम से सो रही थी। भाभी, भाभी, सुमन ने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन दोनों ने ऐसे अनसुना कर दिया जैसे घर में कोई आया ही ना हो। असल में दोनों जाग ही रही थी। बड़ी भाभी कविता मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान! यह महारानी भी अभी ही टपकनी थी। अगर मैं उठ गई तो चाय नाश्ते का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर खाना बनाओ, खातिरदारी करो, मेरी तो पूरी दोपहर खराब हो जाएगी। उधर छोटी भाभी बबीता भी तकिए में मुँह छुपाए बड़ा बड़बड़ा रही थी। हद है, ना कोई फ़ोन, ना कोई खबर, सीधी चली आईं। अब राखी के बहाने 10 दिन डेरा डालेंगी और सारा काम हमारे सिर पर छोड़ देंगी। मैं तो बिल्कुल नहीं उठने वाली। दरअसल दोनों के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर था। 2 दिन पहले ही दोनों ने अपने-अपने मायके जाने का प्लान बनाया था, लेकिन सुमन के आने की खबर सुनते ही दोनों का सारा प्लान चौपट हो गया। बेचारी सुमन बार-बार आवाज़ लगा रही थी, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उसने धीरे से अपने बैग नीचे रखे और नम आँखों से अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखा। माँ, अगर तू आज होती तो दरवाजे पर ही दौड़कर गले लगा लेती। तभी पीछे से दोनों भाभियाँ आँख मलते हुए बाहर निकली, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। सुमन की आवाज़ सुनकर बड़ी भाभी कविता और छोटी भाभी बबीता आंखें मलते हुए बाहर आ गई। अरे दीदी, रक्षाबंधन तो अभी 2 दिन बाद है, आप तो अभी से ही कूद कर आ गई। छोटी भाभी बबीता भी ताना मारते बोली, हाँ दीदी, लगता है इस बार तो लंबा प्रोग्राम है आपका, अभी से आ गई। फिर राखी के बाद भी कुछ दिन रुकेंगी, है ना? सुमन ने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मुस्कुरा कर कहा, वो क्या है ना भाभी, नीलू बहुत जिद कर रही थी कि नानी के घर जाना है। शनिवार रविवार इसकी छुट्टी रहती है। अब बच्चे नानी के घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इतना सुनते ही दोनों भाभियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कविता ओठ सिकुड़ते हुए बोली, दीदी, कैसी नानी का घर? जब नानी ही नहीं है तो अब ये घर नानी का नहीं, हम लोगों का है। हमारे बच्चों का भी कहीं घूमने जाने का मन होता है। बबीता भी ताना मारते हुए बोली, और दीदी, अब बिना बताए कोई भी आ धमके तो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। कम से कम एक फ़ोन तो कर देती, हम भी अपनी तैयारी कर लेते। यह सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, भाभी, फ़ोन तो गैरों को किया जाता है और मायके आने के लिए भी क्या अब इजाज़त लेनी पड़ेगी? सुमन के कानों में उमा देवी की बात गूंज रही थी। बहू, माँ के जाने के बाद वही घर रहता है, लेकिन रिश्तों के मायने बदल जाते हैं। सुमन के सामने तो दोनों भाभियां बनावटी मुस्कान ओढ़े खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वह नीलू को लेकर अंदर कमरे में गई, बड़ी भाभी कविता ने छोटी भाभी बबीता की तरफ देखकर धीरे से फुसफुसाया, देखा छोटी, मैंने पहले ही कहा था ना, जरूर दीदी का खुद का आने का मन होगा। अब बात अपनी बच्ची पर डाल रही हैं। बबीता भी ओठ टेढ़े करते हुए बोली, और नहीं तो क्या, यह सब दीदी ने ही नीलू को सिखाया पढ़ाया होगा।
नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। अरे! जब नानी ही नहीं रही, तो कैसा नानी का घर? कविता ने ताना मारते हुए कहा, रक्षाबंधन तो 2 दिन बाद है, लेकिन महारानी तो अभी से आने की जल्दी थी। अब देखना राखी बंधवा कर 4-5 दिन और आराम से बैठेंगी। ऊपर से बच्चों के लिए अलग नाश्ता, अलग फरमाइशें और काम सारा हमारे सिर पर। बबीता झल्लाते हुए बोली, हमारे भी मायके हैं। हमने भी सोचा था कि बच्चों को लेकर 2-4 दिन के लिए मम्मी के घर हो आएंगे, लेकिन अब नहीं। पहले ननंद रानी की सेवा करो। आखिर समाज में अच्छी भाभी जो दिखना है। 10 रुपए की राखी बांध देंगी और बदले में 10,000 का गिफ्ट ले जाएंगी। यही मनसा लेकर आई हैं, पर हम इनको इतना बड़ा तोहफा नहीं देने वाले। मामी, ओ मामी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से अच्छा-अच्छा खाना लगाओ। नीलू तेज आवाज में बोली। कविता ने बबीता की तरफ देखकर आंखें घुमाई और धीरे से फुसफुसाई, देखा भाभी? आते ही फरमाइशें शुरू हो गई। नीलू खुशी-खुशी खाने की थाली के पास बैठी और बोली, अरे मामी, आपने भिंडी की सब्जी बनाई है। आपको तो पता है ना, नानी मेरे लिए हमेशा पनीर बनाती थी। यह सुनते ही बबीता तेज से बोली, देखो नीलू, अभी पनीर बहुत महंगा है, जो बनाए वही खा लो। और वैसे भी मेरा बेटा कब से भिंडी खाने की जिद कर रहा था, उसी के लिए बनाई है। हर किसी की पसंद का अलग-अलग खाना थोड़ी बनता है। बेचारी नीलू चुप हो गई। तभी बाहर से बड़े मामा रवि और छोटे मामा मोहन ऑफिस से घर पहुंचे। अरे वाह, हमारी नीलू बिटिया आ गई। दोनों ने प्यार से उसके गले लगा लिया। रवि हंसते हुए बोला, अरे बहन, मैं तो सोच रहा था कल खुद तुम्हें लेने आऊँगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। नीलू तुरंत मामा से लिपट गई और मासूमियत से शिकायत करती बोली, मामा जी देखो ना, मामी ने भिंडी बनाई है। आपको तो पता है ना, मुझे पनीर बहुत पसंद है। रवि ने प्यार से उसके गाल थपथपाए और बबीता की ओर देखकर कहा, अरे बबीता, तुम्हें तो पता है ना नीलू को पनीर कितना पसंद है। बबीता बोली, अब अचानक आ गए, इसलिए जो बना था वही दे दिया। तभी छोटे मामा मोहन मुस्कुराते बोले, कोई बात नहीं मेरी राजकुमारी, अभी तो भिंडी खा लो। कल ऑफिस से लौटते समय मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा शाही पनीर लेकर आऊँगा। पक्का मामा जी? नीलू की आंखें चमक उठी। एकदम पक्का, मोहन ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन यह देखकर कविता और बबीता मन ही मन जल कुड़ उठी। कविता धीरे से बबीता के कान में बोली, देखा छोटी, अभी से बेटी और बहन का प्यार उमड़ने लगा। रात को पनीर बनेगा, कल मिठाइयाँ आएंगी, फिर राखी के बाद घूमना फिरना, और काम कौन करेगा? हम। थोड़ी देर बहन और भांजी से हाल चाल पूछने के बाद रवि और मोहन दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। बस उनके जाते ही कविता और बबीता के चेहरे का रंग बदल गया। कविता गुस्से से बड़बड़ाई, देखा छोटी, भाइयों के सामने तो ऐसे प्यार बरस रहा था जैसे हम सौतेली हूँ। खाना खाकर नीलू बोली, मामी जी, अब मुझे नींद आ रही है, मैं नानी के कमरे में जाकर सो जाती हूँ। तो कविता बोली, अरे नीलू बेटा, अब तुम यहीं हॉल में सो जाओ। लेकिन मामी, मैं तो हर बार नानी के कमरे में ही सोती थी। तभी बबीता तुरंत बीच में बोल पड़ी, वो सब पहले की बात थी बेटा, अब वह कमरा बच्चों का स्टडी रूम बन गया है। बड़े बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उन्हें शांति चाहिए। लेकिन मामी, मैं और मम्मी वहीं सो जाएंगे। दीदी और भैया भी तो वहीं पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं ना? नीलू ने भोलेपन से पूछा। तो कविता ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं बेटा, अब सब बड़े हो गए हैं, उनके एग्ज़ाम होते हैं, पढ़ाई का बहुत दबाव होता है, और वैसे भी तुम यहाँ कितने दिन की मेहमान हो? 2-4 दिन ही की तो बात है, बैग में ही कपड़े रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? यह सुनकर नीलू का चेहरा उतर गया। वह धीरे से बोली, मामी, जब नानी थी तब तो कहती थी कि वह कमरा मेरा भी है,
बबीता ने गुस्से में जवाब दिया, बेटा, समय बदल जाता है। अब यह कमरा बच्चों के काम का है। तुम हॉल में ही आराम से सो जाओ। दरवाजे में के पीछे खड़ी सुमन सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई। रह रहकर उसे अपनी सास उमा जी की बातें याद आ रही थी। और तभी नीलू ने मासूमियत से ऐसा सवाल पूछा कि दोनों मामियाँ कुछ पल के लिए निरुत्तर हो गई। मामी, क्या नानी के जाने के बाद मैं भी इस घर में मेहमान बन गई हूँ? बबीता की बात सुनकर सुमन तो सब समझ गई, लेकिन बेचारी मासूम नीलू को क्या पता था। उसे तो बस इतना याद था कि जब जब वह नानी के घर आती थी, नानी के कमरे की अलमारी में अपने कपड़े बड़े प्यार से रखती थी। वह खुशी से बोली, ठीक है मामी, अगर कमरे में नहीं सोना है तो कोई बात नहीं, मैं नानी की अलमारी में अपने कपड़े रख देती हूँ। इतना कहकर जैसे ही नीलू अलमारी की तरफ बढ़ी, बबीता ने तुरंत टोका, अरे नहीं नहीं नीलू, समझने की कोशिश करो। नानी की अलमारी भी खाली नहीं है, उसमें हमारा सामान रखा है। और वैसे भी कपड़े लगा कर क्या करना है? कौन सा तुम्हें पूरी ज़िंदगी यहीं रहना है? 2-4 दिन की तो बात है, बैग में ही रहने दो। कविता भी बोली, और देखो बेटा, कमरे कम हैं, इसीलिए हॉल में गद्दे लग जाएंगे। सुमन दीदी, नीलू अब इतनी भी छोटी नहीं जितना आप इसे समझती हैं। बहुत सिर पर चढ़ा रखा है आपने। देखना, कल को यही सिर पर चढ़ाना भारी न पड़ जाए। हमारी भी बेटियां हैं, लेकिन उनकी कभी इतनी आवाज़ नहीं निकलती। यह कहकर दोनों भाभियां अपने कमरे में चली गईं। सुमन के मन में अजीब सी कसक उठी। मायके का वही आंगन, वही दीवारें, वही कमरा, लेकिन अपनापन कहीं खो गया था। अगले दिन सुबह नाश्ता करने के बाद नीलू खुशी-खुशी अपने मामा-मामी के बच्चों को ढूँढने लगी। मामी, दीदी और भैया कहाँ हैं? मैं उनके साथ खेलूँगी। कविता ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, सब अपने-अपने कमरों में पढ़ रहे हैं बेटा। बच्चे बड़े हैं, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। परेशान मत करना उन्हें। कल से आई हुई नीलू अभी तक अपने किसी भाई-बहन से ठीक से मिल भी नहीं पाई थी। बेचारी चुपचाप अपनी माँ के पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, मम्मी, क्या दीदी और भैया मुझसे नाराज़ हैं? वो मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या मैं अब उनकी बहन नहीं रही? नीलू नीलू की मासूम बात सुनकर सुमन का कलेजा फट गया और उसे उमा देवी की कहीं बात याद आ गई। बहू, वह घर अब तुम्हारे मामा मामी का है। माँ के जाने के बाद रिश्तों का रंग बदलने में देर नहीं लगती। सुमन को अपने मायके में पहले वाला एहसास नहीं लगा। पहले दिन ही भाभीियों के व्यवहार में फर्क उसे महसूस होने लगा। खैर, अगले दिन सुबह जब नीलू नाश्ता करके गई, मामा मामी के बच्चे को के साथ खेल नहीं पाई तो वह बहुत निराश हो गई। फिलहाल तो नीलू ने नहाने के लिए बाथरूम चली गई। तो नीलू जाकर कविता मामी से बोली, मामी, बाथरूम में साबुन नहीं है, पूरा बाथरूम खाली है, एक साबुन दे दीजिए, मुझे नहाना है। नीलू की बात सुन कविता ने कहा, अरे नीलू, तुम अपना साबुन शैम्पू लेकर नहीं आई? क्या तुम सबका साबुन यूज़ करोगी? तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं है? भाई, हमारी बेटियां तो किसी का भी साबुन यूज़ नहीं करती, सब बड़े हो गए हैं, सबका अपना अलग-अलग साबुन, शैम्पू है। सब लोग अपना-अपना साबुन लेकर बाथरूम में जाते हैं और नहा कर वापस रख देते हैं। कोई किसी का सामान यूज़ नहीं करता। तो अब हमें क्या पता तुम कौन-सा साबुन और शैम्पू लगाती हो? भाई, अपने हिसाब से अपनी तैयारी करके आना चाहिए था ना। और वैसे भी अभी तो कल ही आई हो तुम, बाल धोकर भी नहीं आई। क्यों? जो आते ही साबुन और शैम्पू माँगने लगी? हाँ, कविता भाभी सही कह रही हैं। तभी बीच में आते हुए बबीता भी बोल पड़ी, नीलू बेटा, कहीं जाते हैं तो अपनी पूरी व्यवस्था करके जाते हैं। वैसे तो तुम्हें बहुत बातें आती हैं,
यह सब नहीं सिखाती तुम्हारी माँ तुम्हें। सुमन दरवाजे के पीछे से अपनी दोनों भाभियों की बातें सुन रही थी कि कैसे उनकी दोनों भाभियां उसकी बेटी से बदतमीजी से बातें कर रही हैं। यह देख सुमन की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वह खुद से कहने लगी, इसीलिए मैं नहीं आना चाहती थी। सासू माँ बार बार मना कर रही थी, नहीं जाओ, नहीं जाओ, लेकिन हमने एक न सुनी। फिलहाल तो सुमन ने खुद को कंट्रोल करते हुए तुरंत ही नीलू को आवाज़ दी। माँ की आवाज़ सुन नीलू बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। नीलू को रोता देख सुमन का कलेजा फट गया। उसने धीरे से नीलू से कहा, क्यों गई थी तू वहाँ पर? तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती। एक काम कर, पैसा ले और जाकर साबुन खरीद कर ले आ। और खबरदार आइंदा से अगर कुछ भी मांगने अपनी मामियों के पास गई तो जो भी चाहिए मुझसे मांगो। नीलू रोते हुए कहा, मम्मी चलो ना, अब हम अपने घर चलते हैं। अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी, मामी सही कह रही थी, यह मेरी नानी का घर अब नहीं, इसीलिए तो मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं कल आई हूँ, अभी तक दीदी और भैया कोई भी मुझसे मिलने नहीं आए और मामियाँ मुझे उनके कमरे तक जाने नहीं देती। मैं अकेले बोर हो रही हूँ। किसके साथ खेलूँ? किसके साथ बातें करूँ? मम्मी दादी ने कहा था ना कि हमारा जब आने का मन होगा तो फ़ोन कर देना। मम्मी चलो ना, पापा को फ़ोन करते हैं। पापा हमें शाम को लेने आ जाएंगे। हाँ बेटा, पापा को फ़ोन कर लो क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि दादी हमें क्यों बार-बार मना कर रही थी यहाँ आने के लिए। अब तो मान ले कि यह तेरा ननिहाल नहीं, अब यहाँ तेरी नानी नहीं है, अब यह तेरा मामा-मामी का घर हो गया है। कहते हुए सुमन रो पड़ी। उस समय तो सुमन ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मौका देख वो अपनी दोनों भाभियों के पास गई और बोली, भाभी, यह क्या तरीका था छोटी सी बच्ची से बात करने का? एक साबुन ही तो मांगने आई थी ना। सुमन की बात सुन, कविता ने चिढ़ते हुए कहा, क्या कह दिया हमने उसे? अरे यही ना कि साबुन खत्म हो गए हैं, तुम्हारे मामा आएंगे तो मंगवा दूंगी। इसमें क्या गलत कह दिया? इतना ही कहा था नीलू से। तभी बीच में बबीता भी बोल पड़ी, देखो सुमन दीदी, बुरा मत मानना, लेकिन तुम अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही सिर पर चढ़ा रखी है। दिन पर दिन बड़ी हो रही है, पराए घर जाना है। यही शिक्षा दोगी ना तो एक दिन ससुराल छोड़कर मायके में ही हमेशा के लिए बैठ जाएगी। ना खुद का घर बसा पाएगी, ना किसी का बसने देगी। लड़की जात है, जरा लगाम लगा कर रखो। फालतू में बेटी की बातों को मत सुनो। राई का पहाड़ मत बनाओ। हमारी भी बेटियां हैं, देख लो, कभी उनकी आवाज़ नहीं निकलती। और तुम्हारी इतनी छोटी सी 8 साल की बेटी हमसे ज़बान लड़ाती है। अरे अभी समझ जाओ, समय रहते इसके पर काट दो, नहीं तो। बस भाभी बस, अब एक शब्द और नहीं। मेरी बेटी कैसी है कैसी नहीं है यह मैं जानती हूँ। आप लोग होती कौन है मुझे बताने वाली कि मैंने उसे कैसे संस्कार दिए हैं? खुद के संस्कारों को देखो। तुम लोगों ने, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं, जो तुम्हें सास ननद से बात करने की तमीज़ नहीं, एक छोटी सी बच्ची से बात करने की तमीज़ नहीं है। तुम संस्कार सिखाओगी मेरी बेटी को? मैं चुप थी, नहीं बोल रही थी। रिश्ता ही ऐसा था, लाज लिहाज कर रही थी। लेकिन शायद तुम लोग इस इज्जत के लायक ही नहीं रहे। जितना हक तुम लोगों का इस घर पर है ना, उतना ही हक मेरा भी है। अभी चाहूँ तो खड़े-खड़े इस घर के आधे टुकड़े करवा सकती हूँ और किसी में दम नहीं होगा कि मुझे रोक भी सके। और तुम बबीता भाभी क्या कह रही थी? अलग-अलग साबुन लगाते हैं सब लोग। तुम्हें इस घर में आए 10 साल हो गए। 10 साल में तो मैंने तुम्हें कभी अलग-अलग साबुन लगाते हुए नहीं देखा। और आज मेरी माँ के मरते तुम लोगों के सबके अपने-अपने अलग-अलग साबुन हो गए, अलग-अलग फेस वॉश हो गए, अलग-अलग क्रीम पाउडर हो गए। अरे! जब
इतने ही अमीर हो तो एक साबुन बाथरूम में एक्स्ट्रा रखने से कौन सी गरीबी आ रही थी तुम लोगों को, जो बेचारी उस छोटी-सी बच्ची को तुम लोगों ने इतना सुनाया? साफ-साफ खुल के क्यों नहीं कहती कि हमारा आना तुम लोगों को पसंद नहीं है? नहीं चाहते हो तुम लोग कि मैं यहाँ पर आऊँ? और सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर आना भी अब नहीं चाहती थी, हर बार का सोचकर। नीलू परेशान कर रख दी थी मुझे। तब मैं यहाँ पर आई, सोचा बच्ची है, उसका भी मन बहल जाएगा। लेकिन अब वह भी सपने में कभी तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहेगी। सुमन गुस्से में इतना तेज-तेज बोल रही थी कि उसकी आवाज़ सुन अगल-बगल की 2-3 औरतें भी इकट्ठा हो गईं। जमुना काकी ने कहा, "अरे सुमन क्या हुआ बेटा? तुम इतनी तेज-तेज क्यों चिल्ला रही हो?" जमुना काकी को देख सुमन रोने लगी। रोते हुए बोली, "काकी देखो ना, इन दोनों औरतों को कितनी मतलबी, चालाक और मक्कार हैं ये दोनों। मेरी माँ को मरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ। पहली बार मेरी बेटी इनके राज में आई थी। काकी, मैं आपको क्या बताऊँ कितनी बुरी तरह से इन दोनों ने मेरी बच्ची से बात की कि वह रो पड़ी। 10 दिन रुकने आई थी, लेकिन आज ही जाने का नाम ले रही है, रो रही है।" कहते हुए सुमन ने जितनी भी औरतें आई थी, उन सबको कविता और बबीता की सारी हरकतें बता दी और साथ यह भी बोली कि चाची, काकी, ताई, चाहे जो भी हो जाए, कभी इन दोनों औरतों पर विश्वास मत करना। यह दोनों निहायत ही मतलबी इंसान है। मैं जा रही हूँ यहाँ से और शायद मैं यहाँ ज़िंदगी में कभी लौट कर भी नहीं आऊँगी, क्योंकि जब माँ ही नहीं, तो मायका कैसा? और भाभी, आप लोग भी याद रखना, आप लोग की माँ भी कोई अमृत पीकर नहीं आई है। एक न एक दिन वह भी मरेगी और फिर सोच लेना कि आपके साथ आपके मायके में क्या होगा। इधर जमुना काकी और जितनी औरतें आई थी, सबने कविता और बबीता को खूब भला-बुरा कहा, रिश्तों की अहमियत समझाई, समाज और सामाजिकता समझाया। सुमन तो चली गई, लेकिन जाते-जाते उन दोनों को सबके सामने बुरी तरह से बेइज्जत करके गई और अकेले में कविता और बबीता सुमन से कुछ कह भी सकती थी, लेकिन सबके सामने कैसे कहें कि हमें तुम्हारा आना पसंद नहीं है। इधर ससुराल पहुँचते ही सुमन दौड़कर अपनी सासू माँ उमा जी के गले लग के रोते हुए बोली, "मम्मी जी, माफ़ कर दीजिएगा। आपने हमें बहुत समझाया था कि मत जाओ, लेकिन मैं नहीं मानी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था।" सुमन को रोता हुआ देख उमा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, उसको गले लगा लिया और बोली, "कोई बात नहीं बहू, एक माँ गई तो क्या हुआ? एक माँ तो है ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब हर साल हम गर्मियों में कहीं घूमने चलेंगे। फिलहाल बीती बातों पर मिट्टी डालो। तुम अपने परिवार पर ध्यान दो। वैसे भी यह तो ज़िंदगी की सच्चाई है। एक ना एक दिन सबको इसका सामना करना ही होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।